नमस्ते सदावत सले मातृभूमि जय हिंद दोस्तों। दिन भर क्या रहा स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ जो कि भारतीय सेना को लेकर आ रही है। भारतीय सेना के थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि अभी उत्तरी सीमा पर स्थिति कंट्रोल में है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम चाइना के साथ सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर लगातार बातचीत कर रहे हैं, इसी वजह से स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है। साथ ही उन्होंने एक बात और यहाँ पर कही है। उन्होंने कहा कि भारत की सेना हर मुश्किल और हर हालात से निपटने के लिए भी तैयार है। जनरल पांडे ने कहा कि उत्तरी सीमा पर हालात इस वक्त बिल्कुल स्थिर बने हुए हैं, हालांकि ये अप्रत्याशित है और चाइना के साथ लगभग 7 में से 5 मुद्दों का हल निकाला गया है और लगातार बातचीत कायम है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत के पास किसी भी स्थिति में युद्ध लड़ने के लिए पर्याप्त भंडार भी है। यही नहीं, उन्होंने पाकिस्तान पर भी निशाना साधते हुए कहा कि हमारे दुश्मन टारगेट किलिंग कर रहे हैं। पीर पंजाल रेंज में दक्षिण में अल्पसंख्यकों के खिलाफ टारगेट किलिंग हो रही है। पीर पंजाल के दक्षिण यानी कि जम्मू क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की कोशिशें भी ज्यादा हो रही हैं और ड्रोन की घुसपैठ को तो सेना और बीएसएफ दोनों मिलकर रोक रहे हैं। इसके लिए बाकायदा जैमर्स भी खरीदे गए हैं और नतीजा बेहद अच्छा मिल रहा है। इसके अलावा जनरल पांडे ने जोशीमठ संकट पर बात करते हुए कहा कि हमने अस्थायी तौर पर अपने जवानों को स्थानांतरित किया है और अगर जरूरत पड़ी तो हम औली में अपने जवानों को स्थायी तौर पर तैनात कर देंगे। जोशीमठ से माणा जाने वाली रोड पर कुछ दरारें पड़ चुकी हैं, जिसे बीआरओ ठीक कर रहा है। यही नहीं, इसके अलावा उन्होंने बताया कि ऑपरेशनल रेडीनेस पर इससे कोई असर नहीं पड़ा है। जहां तक स्थानीय लोगों को मदद पहुंचाने की बात है तो हमने अपने अस्पताल, हेलीपैड, इसके अलावा अन्य जो भी जरूरी चीजें हैं उसे सिविल प्रशासन को दे दिया है, जिससे कि वो स्थायी तौर पर लोगों को स्थानांतरित कर सके। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आ रही है। दरअसल दोस्तों, रशिया ने अब भारत को चेतावनी दी है कि वो जापान को सुखोई 30 MKI इंजन और रडार सिग्नेचर को रिकॉर्ड ना करने की अनुमति दे। यानी कि साफ तौर पर आपको मालूम है कि जापान और रशिया एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं। ऐसे में आपको मालूम है कि भारत के सुखोई 30 MKI जापान गए हैं, जहां पर वो एक्सरसाइज में हिस्सा लेंगे और यही वजह है कि रशिया ने एक चेतावनी भारत के लिए जारी की है। हालांकि इससे पहले 2008 में भारत ने जो रेड फ्लैग अभ्यास में भाग लिया था, जो कि लॉस वेगास के पास किया गया था, उस दौरान जो सुखोई 30 MKI भेजा गया था, उसमें इस फाइटर जेट में रशियन निर्मित NIAP BARS रडार को लगाया गया था, जो केवल प्रशिक्षण मोड में था, जो कि इसके सेंसर की सीमा और क्षमताओं के स्पेक्ट्रम को सीमित करता है। हर बार रूस निर्मित सुखोई 30 MKI को किसी यूरोपीय या फिर एशियाई देश में तैनात जब किया जाता है तो भारत एहतियात के तौर पर इन कदमों को उठाता है। यानी कि उस दौरान जो प्रशिक्षण मोड वाला रडार होता है उसे ऑपरेट किया जाता है। यानी दोस्तों, अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों ने इंजन सिग्नेचर रीडिंग तकनीक बनाई है। इस तकनीक को नॉन कोऑपरेटिव टारगेट रिकॉग्निशन कहा जाता है, यानी कि NCTR, और ये पहचानने और वर्गीकृत करने के लिए विमान के टरबाइन ब्लेड से रडार रिटर्न का इस्तेमाल करती है। यानी कि दोस्तों, रशिया ने साफ तौर पर बोल दिया है कि जापान को किसी भी तरीके से सुखोई 30 MKI के इंजन और रडार सिग्नेचर को रिकॉर्ड करने की अनुमति जापान को ना दे। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, कल आपको मैंने डिफेंस अपडेट में बताया था कि भारतीय सीमा में म्यांमार ने घुसकर बम बरसाए। हालांकि ये खबर ब्रिटिश मीडिया की तरफ से कही गई थी, जिसमें कि म्यांमार की सेना ने भारतीय सीमा में घुसकर बम बरसाए थे। इस बात को प्रमुखता से उन्होंने रखा था। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि म्यांमार से मिजोरम की सीमा में विद्रोही कैंप के अंदर घुसकर हमला किया गया, जिसके बाद सीमा से सटे गांव में डर का माहौल बना हुआ है। इस बीच भारतीय सेना ने म्यांमार के भारतीय सीमा में घुसकर हमला करने की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है। दरअसल ब्रिटिश मीडिया द गार्जियन के हवाले से यह खबर आई थी कि म्यांमार की सेना ने मिजोरम में एक कैंप पर एयर स्ट्राइक की है। म्यांमार ने भारत की सीमा पर 2 बम गिराए थे, लेकिन भारतीय सेना के सूत्रों ने कहा कि हमारी सीमा में कोई एयर स्ट्राइक नहीं हुई है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय नौसेना की किलो क्लास की सबमरीन INS सिंधु रत्ना का मीडियम रिफिट क्यूमुलेटर जो एक्सटेंशन है वो पूरा हो गया है रशिया में, लेकिन इसे रशिया से भारत नहीं भेजा जा सकता है। जिसके पीछे का कारण ये है कि जो कमर्शियल ट्रांसपोर्ट डॉकशिप के ऑनर्स है, उन्होंने रशिया पर लगे प्रतिबंधों की वजह से इसके लिए मना कर दिया। हालांकि भारतीय नौसेना ने अब योजना बनाई है कि वो अब अपनी एक टीम को रशिया भेजेगी, जो कि सबमरीन को नॉर्वे तक लाएंगे और उसके बाद इस सबमरीन को मुंबई तक कमर्शियल ट्रांसपोर्ट डॉक शिप के द्वारा लाया जाएगा, जिसमें कि 35 दिनों का समय लगेगा। इसके अलावा जो दूसरी किलो क्लास की सबमरीन है INS सिंधु कीर्ति, वो भी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में वापस आ गई है, जहां इस पर 22 महीनों तक एक नॉर्मल रिफिट का काम चलेगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ जो कि प्रोजेक्ट 75I को लेकर आ रही है। लगातार प्रोजेक्ट 75I में देरी हो रही है और इस प्रोजेक्ट 75I के तहत आप सबको मालूम है कि 6 एडवांस कन्वेंशनल सबमरीन का निर्माण किया जाना था, लेकिन अब भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट 75I प्रोजेक्ट को स्क्रैप कर सकती है।
और कलवरी क्लास की पनडुब्बियों का रिपीट ऑर्डर दे सकती है, जिसमें कि डीआरडीओ के द्वारा एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्जन सिस्टम और लिथियम आयन बैटरी को लगाया जाएगा और साथ ही इन पनडुब्बियों में ज़्यादा स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना को वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो से भी एक प्रपोजल मिला हुआ है 6 सुपर कलवरी सबमरीन के लिए, जिसमें कि 2 अतिरिक्त मॉड्यूल्स होंगे, पहला एआईपी सिस्टम और दूसरा वर्टिकल लॉन्च सिस्टम। सुपर कलवरी क्लास की सबमरीन इसकी 100 मीटर की लेंथ होगी और इसका जो समर्ज डिस्प्लेसमेंट है वो 3000 टन का होगा, जो वर्तमान में मौजूद कलवरी सबमरीन से 2 गुना होगा। दोस्तों, अगर प्रोजेक्ट 75I जो प्रोग्राम है वो स्क्रैप हो जाता है तो भारत सुपर कलवरी क्लास सबमरीन को जोरों से बनाएगा, जिसके तहत 6 सबमरीन्स बनेंगी और बाद में इसके आधार पर जो अनुभव मिलेगा उससे प्रोजेक्ट 76 के तहत 12 स्वदेशी कन्वेंशनल पनडुब्बियों को बनाया जाएगा। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, डीआरडीओ के द्वारा बनाई गई लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो सिस्टम अब केवल ट्रक बेस्ड कोस्टल डिफेंस बैटरीज तक सीमित नहीं होगा। दरअसल भारतीय नौसेना की योजना है कि वो अपने फ्रंटलाइन वॉरशिप में इन्हें लगाएगी ताकि दुश्मनों की पनडुब्बियों को टारगेट किया जा सके, वो भी लॉन्ग स्टैंड ऑफ रेंज 670 किलोमीटर की रेंज से। आपको बता दें कि कैनिस्टर बेस्ड स्मार्ट एक हाइब्रिड मिसाइल सिस्टम है जिसकी रेंज 650 किलोमीटर है, जो कि पेलोड के तौर पर 20 किलोमीटर रेंज वाली शाहीन एडवांस लाइट टॉर्पीडो को ले जा सकती है, जिससे कि पानी में पैराशूट डिलीवरी सिस्टम के जरिए ड्रॉप किया जाता है और ये अपने टारगेट को तबाह कर देती है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत की फर्स्ट जनरेशन स्वदेशी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई थी जो कि नवंबर 2022 की हैं। उनमें देखा गया है कि आईएनएस अरिहंत अपने मेंटेनेंस के लिए ड्राई डॉक विशाखापट्टनम में पहुंची हुई है। आईएनएस अरिहंत, जिसमें कि 83 मेगावाट प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर है, इसकी रिफ्यूलिंग साइकिल की जा रही है 7 सालों की। दरअसल दोस्तों, ये आईएनएस अरिहंत की पहली रिफ्यूलिंग है जिसमें कि इसके सबमरीन रिएक्टर से यूरेनियम फ्यूल रॉड्स को बदला जा रहा है और इस पनडुब्बी का ओवरहॉल भी किया जा रहा है, जिसमें करीबन 18 से 24 महीने का वक्त लगेगा। इसके अलावा भारत का जो सेकेंड जनरेशन प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर है उसे आने वाली S5 क्लास सबमरीन में लगाया जाएगा और इसकी रिफ्यूलिंग साइकिल कम से कम 12 सालों की होगी, जिससे कि ऑपरेशनल जो लागत है वो भी कम होगी। अगली अपडेट इसरो से आ रही है। लगातार इसरो तरक्की की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारतीय स्पेस एजेंसी लगातार नए मुकाम को हासिल कर रही है। आपको बता दें कि इसरो अब अगले 3 महीनों में 3 बड़े रॉकेट लॉन्च करने की योजना बना रहा है। इस बारे में इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथन जी ने जानकारी दी है। इसरो प्रमुख ने कहा कि रॉकेट्स, छोटे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि SSLV, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 और पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी लॉन्च किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि फरवरी के अंत तक SSLV को लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद LVM-3 को अगले मिशन OneWeb के लिए कमर्शियल लॉन्च किया जाएगा और बाद में PSLV को भी कमर्शियल पर्पस के लिए लॉन्च किया जाएगा और अगले 3 महीनों में इसरो इन्हें तत्काल करने का लक्ष्य बनाकर रखा हुआ है। यही नहीं, उन्होंने गगनयान के बारे में कहा कि गगनयान का उड़ान परीक्षण अप्रैल या मई में हो सकता है। फिलहाल के लिए ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछिएगा। दोस्तों, वीडियो को शेयर अधिक कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।